Welcome students to the second lecture of chapter 1 Civics class 8. In previous lecture we have studied and discussed about the constitution. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाना, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है उसके बारे में जाना और हमने कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पसेस के बारे में हमने वहाँ डिस्कस किया था, जिसमें से हम लोगों ने उस दिन एक पर्पस को डिस्कस किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो टॉपिक है व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके दो पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने इसके फर्स्ट पर्पस को डिस्कस किया। आज हम लोग इस लेक्चर में कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है उसके दो पर्पसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा पर्पस ये है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन उस देश में चलने वाली सरकार के बारे में बताती है। कॉन्स्टिट्यूशन defines the governmental system or the political system of that country. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा नेपाल के बारे में, तो नेपाल में हमने पढ़ा कि पहले मोनार्कियल सिस्टम था, उसके बाद लोगों ने आंदोलन किया, मोनार्कियल सिस्टम को उखाड़ फेंका और वहाँ पर डेमोक्रेसी आई। तो नेपाल का जो पहले का कॉन्स्टिट्यूशन था वो ये बताती थी कि नेपाल में राजा का राज्य चलेगा और उसकी जो भी नियम और कानून है वो राजा और उसके मंत्री परिषदों के द्वारा बनाई जाएगी और वही उसके कार्यभार को, वही उस राज्य को संभालेंगे। जितनी भी कंट्रीज हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिक है या उन्होंने डेमोक्रेसी के पॉलिटी को अपनाया है, उन सभी में कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉन्स्टिट्यूशन उस देश में ये बताती है कि इस देश में जिसका भी राज हो, जिसकी भी सरकार हो, वो किस तरीके से कानून बनाएगा, किस तरीके से उस कानूनों को लागू करेगा। जैसे इसमें आप देख रहे हैं, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट सर्टेन गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग। ये कुछ ऐसे नियम और कानून बनाती है, बताती है, जिससे कि सरकार कोई भी निर्णय लेने में उसको हेल्प करती है विदिन दी सोसाइटीज, जिस समाज में वो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ रहता है। इन अ डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर ऑन आवर बिहाफ। मीन्स कि लोकतांत्रिक देश में हम जनता के पास एक अधिकार होता है कि वो अपने नेता को चुन सके और वो नेता हमारे बिहाफ में हमारे लिए कानून बना सके। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो अपने ऑथोरिटीज को मिसयूज करना स्टार्ट करते हैं और अपने अधिकारों को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आम जनता पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इन सारी चीज़ों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसे गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है ताकि कोई भी पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है, पॉलिटिकल लीडर हो या कोई भी सरकार हो, वो किसी भी तरीके से लोगों के अधिकारों का हनन ना कर सके। इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके बुक में एक स्टोरी बोर्ड के रूप में दिखाया गया है, जो हम लोग आए दिन अपने क्लासरूम में एक्सपीरियंस भी करते हैं। उस स्टोरी बोर्ड में बताया गया है कि सुरेश क्लास का मॉनिटर है। उसके क्लास टीचर मिसेस राव को किसी काम से प्रिंसिपल के पास जाना पड़ता है। मिसेस राव सुरेश को क्लास को कंट्रोल करने के लिए बोल के जाती है। आपके क्लासेस में होती होंगी कि जब टीचर किसी काम से क्लास से बाहर जाते हैं, मॉनिटर को इंस्ट्रक्ट करके जाते हैं ताकि क्लास में किसी भी तरीके से मिस्चीवियस एक्टिविटी ना हो, नोटोरियस एक्टिविटी ना हो, और वो जो मॉनिटर होता है तभी के लिए वही उस क्लास का पूरे पावर उसके पास होता है। तो सुरेश का अपने एक क्लासमेट के साथ कुछ बोल सकते हैं कि कुछ परेशानी थी। जब उसके क्लास टीचर मिसेस राव आए तो सुरेश ने उसके बारे में कंप्लेन की कि मैम आपके जाने के बाद ये
मेरी बात को सुन नहीं रहा था, ये लगातार बात कर रहा था और क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कि मिसेस राव ने सुरेश की बातों पर आकर उस बच्चे को पीटा, उसको होमवर्क दिया, उसको सजा दी कि स्कूल खत्म होने के बाद तक उसको रुकना है और 1000 बार लिखना है कि आगे से वो ऐसी गलती नहीं करेगा। अब यहाँ पर इस स्टोरी से हमने क्या समझा कि सुरेश के पास अधिकार था, सुरेश के पास पावर था उस क्लास को कंट्रोल करने का, लेकिन उसने क्या करा, उसने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। उसी तरीके से कोई भी पॉलिटिकल लीडर ऐसा कर सकता है कि वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकता है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है ऐसे कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है ताकि इन पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल अथॉरिटीज को अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने से रोका जा सके। तो वैसे दुरुपयोगों से बचाने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैसे सेफ गार्ड हमको प्रोवाइड करती है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना कर पाए। अगर कोई भी किसी भी तरीके से अपने अधिकारों को दुरुपयोग करता है तो लोगों के बीच में एक तरीके से हीन भावना जन्म लेती है। लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति जो सोच होता है, एक दूसरे के प्रति जो एक प्यार होता है, उसमें दूरी बढ़ती जाती है। लोग एक दूसरे को अपने से नीचतर रूप में देखना स्टार्ट करते हैं और लोगों के बीचों में जो खाई होती है, या बोल सकते हैं कि एक दूसरे के संबंध जिस तरीके से होता है वो और बड़ा होता जाता है, उसकी खाई जो है वो बड़ी होती जाती है। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये वैसे कानून अधिकार देती है जिससे कि कोई भी राजनीतिक नेता अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना कर पाए। जैसे चूंकि हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग आगे इसी चैप्टर में और आगे भी इसके बारे में पढ़ेंगे। इसी कड़ी के अंतर्गत आपने अपने पिछले क्लास में ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में पढ़ा, कैसे सिर्फ एक दलित होने के कारण उनको क्लास के बाहर बैठना पड़ता था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो एक हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वलिटी मीन्स समानता का अधिकार जो है वो हमारा संविधान एक मौलिक अधिकार के रूप में चिन्हित करता है और ये अधिकार देती है हर एक व्यक्ति को, हर एक जनता को कि उससे वो अधिकार मीन्स राइट टू इक्वलिटी का अधिकार, राइट टू फ्रीडम का अधिकार कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे किसी भी तरीके का सरकार हो, वो किसी भी व्यक्ति से उन अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। और अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि उसको उसके समानता का अधिकार नहीं मिल रहा, उसको अगर राइट टू फ्रीडम नहीं मिल रहा, तो वो कोर्ट में जा सकता है और अपने इन अधिकारों को मांग सकता है और अपने इन अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का होने का, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बताती है कि कोई भी डोमिनेंट ग्रुप या मेजॉरिटी ग्रुप, मेजॉरिटी का मतलब हो गया बहुसंख्यक, और डोमिनेंट ग्रुप या मेजॉरिटी ग्रुप किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन चूंकि राइट टू इक्वलिटी देती है, सभी को समानता का अधिकार देती है, तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हमारा संविधान इस चीज को बताता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी मेजॉरिटी ग्रुप का हो, वो अपने से माइनॉरिटी ग्रुप को डोमिनेट नहीं कर सकता, या चाहे वो इंडिविजुअली हो, चाहे वो कोई ग्रुप हो, चाहे अमीर अपने से गरीब लोगों के साथ किसी भी तरीके से डोमिनेशन नहीं कर सकता। आपके बुक में इसी पर आधारित एक स्टोरी बोर्ड दिया गया है। आप भी, फिर मैं कहूँगा कि आप भी अपने स्कूल डेज में इसको एक्सपीरियंस करते हैं। गेम्स के पीरियड में जब गेम टीचर आपसे पूरे क्लास से पूछते हैं कि आपको क्या खेलना है आज, तो चूंकि अमूमन हर क्लास में बॉयज़ की संख्या गर्ल्स की संख्या के मुकाबले ज़्यादा है, तो बॉयज़ जो है वो मेजॉरिटी में हो गए और गर्ल्स जो है वो माइनॉरिटीज़ में हो गए। तो यहाँ पर क्या हुआ
कि जब गेम टीचर ने पूछा तो बॉयज ने कहा कि हम फुटबॉल खेलेंगे, लड़कियों ने कहा कि नहीं हम बास्केटबॉल खेलेंगे। अब चूंकि आप मेजॉरिटी में हैं, बॉयज जो है मेजॉरिटी में है, तो गेम टीचर ने बॉयज की बातों को मान लिया। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि सिर्फ मेजॉरिटी की बातों को ही ना लिया जाए, ना ही सिर्फ मेजॉरिटी के बातों के हिसाब से ही कानून ना बनाई जाए। ऐसा ना हो कि मेजॉरिटी जो है अपने कानून के रूप में अपने सोच के अनुसार जो निम्न स्तरीय लोग हैं या जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ डोमिनेशन करे। ये हम लोग बोल सकते हैं कि इसके साथ साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो अपने जाति में हो, चाहे धर्म से हो, चाहे वो अपने ही धर्म के, जिनको हम लोग उपजाति बोलते हैं, सब कास्ट बोलते हैं, उनके साथ भी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकता और ना ही डोमिनेशन कर सकता है। तो हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ ऐसे नियम और कानून बनाती है और लोगों को बताती है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी मेजॉरिटी ग्रुप माइनॉरिटी ग्रुप को डोमिनेट नहीं कर सकता, या एक सीधे तौर से बोल सकते हैं वो सारी चीजें जो कि एक मेजॉरिटी को अवेलेबल है, उन सारी चीजों को हम लोग माइनॉरिटीज को मतलब एक्सक्लूडेड नहीं कर सकते। जैसा कि उदाहरण के तौर पे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर किसी एक क्षेत्र में जहाँ पे कोई एक ग्रुप मेजॉरिटी में है और उसको अगर कोई चीज अवेलेबल है, जैसे मान के चलिए कोई पार्क अवेलेबल है, तो हम लोग ये नहीं कर सकते, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि सिर्फ मेजॉरिटी ही उस पार्क का इस्तेमाल नहीं कर सकता, जो माइनॉरिटीज है वो भी उस पार्क का इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलती है कि दैट माइनॉरिटीज आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग, कि माइनॉरिटीज जो है, अल्पसंख्यक जो है, उनको किसी भी चीज से अनदेखी नहीं की जा सकती। दैट आर अवेलेबल टू द मेजॉरिटी, उन सारी चीजों से जो कि किसी एक खास मेजॉरिटी को मिलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये जो सारी चीजें बताती हैं, ये सारी जो नियम वो करती है या नियम के बारे में बताती है, उसको वो पूरा सुरक्षा भी करती है और वैसे कानून भी बताती है जिससे कि ये सारी चीजों को रोका जा सके। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली टू प्रिवेंट दिस ट्रेनिंग का मतलब हो गया डर और डोमिनेशन, चाहे किसी के साथ जो है उसका भेदभावपूर्ण आचरण करना, किसी पर अत्याचार करना, या एक डर का माहौल पैदा करना माइनॉरिटीज के लिए, इन सारे चीज को ताकि वो ना हो, ताकि उस तरीके का माहौल ना बन पाए, उन सारी चीजों पर भी कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान रखती है और वैसे कानूनों को बनाती है ताकि कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप किसी भी मेजॉरिटी ग्रुप के द्वारा डोमिनेट ना किया जाए। किसी भी कोई भी एक इंडिविजुअल हो चाहे एक ग्रुप हो, किसी का, चाहे मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो, वो किसी भी तरीके से एक दूसरे पर डोमिनेशन नहीं कर सकते। तो अब हम लोग आते हैं तीसरा पर्पस पे। तीसरा पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ। कॉन्स्टिट्यूशन हमको हमसे बचाती है। थोड़ा सुनने में ये अजीब लगता है ना, कि संविधान हमको हमसे कैसे बचा सकती है। इसको थोड़ा हम लोग ब्रॉडली समझते हैं। कभी कभार क्या होता है कि हमारे मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं जिससे कि वो शायद हमारे लिए तभी के लिए अच्छा हो, लेकिन अगर बृहद रूप में देखा जाए तो पाया जाएगा कि उसका इफेक्ट जो है वो गलत होता है। उसका जो प्रभाव पड़ेगा हमारे बाद की जिंदगी में वो गलत होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमको इन सारे चीजों से बचाती है। जैसे आपके ही बुक में स्टोरी बोर्ड में दिया गया है कि शबनम एक लड़की है जिसकी कल कोई टेस्ट एग्जाम है। अब वो टेस्ट के लिए पढ़ाई भी करना चाहती है और साथ ही साथ टीवी पर उसका फेवरेट प्रोग्राम भी आ रहा है। अब वो ये सोच नहीं पा रही है कि वो पढ़ाई पर ध्यान दे या उसका टीवी प्रोग्राम पर। दोनों में मतलब वो एकदम हौच पौच हो गई है कि वो क्या करे।
वहीं पर उसके माता और पिता टीवी देख रहे हैं उस प्रोग्राम को। अब उसका मन भी उधर अट्रैक्ट हो रहा है कि वो भी उस प्रोग्राम को देखे, क्योंकि वो उसका फेवरेट प्रोग्राम है। तो यहाँ पर उसके मन में एक विचार आता है कि अच्छा, टेस्ट में बाद में पढ़ लेंगे, जाके अभी हम लोग वो टीवी प्रोग्राम देख लेते हैं। लेकिन फिर उसके मन में क्या आया कि उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि क्या वो टीवी को बंद कर पाएंगे या टीवी को बंद कर देंगे ताकि वो अपने पढ़ाई पर फोकस कर सके। और आश्चर्य की बात ये है कि कल जो उसका टेस्ट था उसमें उस समय जो उसने पढ़ा, प्रोग्राम ना देख के उसने अपने बुक्स में अपने जो नोट्स को स्टडी किया, उसके टेस्ट में उसी से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कभी कभार हमारे मन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, कुछ ऐसी सोच आ जाती है जिसको हम लोग तभी के लिए तो अच्छा समझते हैं और सोचते हैं कि ये बहुत बेहद अच्छा है या बहुत अच्छा तरीका है। जैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं, कभी कभार आप भी अपने घर पे अपने पेरेंट्स को आपने सुना होगा कि अरे आजकल का जो पॉलिटिकल पार्टीज है कंप्लीटली करप्ट हो चुकी है, ये पॉलिटिकल पार्टीज अब काम की नहीं रही। इन सारी चीज़ों के अलावा अगर हमारे देश में एक मोनार्कियल गवर्नमेंट होती या एक डिक्टेटरशिप हो जाता, जिससे कि जो भी करप्शन है, जो भी इस तरीके का व्यवधान है, वो सारा खत्म हो जाता। अब इस चीज़ को सोच के देखिए, तभी के लिए ये सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे देश में डिक्टेटरशिप हो जाता तो ये सारी परिस्थितियाँ, ये सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते। लेकिन अगर हम लोग इसको भविष्य के लिए देखें, अगर इसको हम लोग लॉन्ग रन के लिए देखें, तो पाएंगे कि आज तो वो डिक्टेटर बन जाएगा, लेकिन फ्यूचर में उस डिक्टेटर को हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आज जो हमारे पास जो अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हमें नहीं मिल पाएगी। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोई भी गुड कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हमको इन सारी चीज़ों से बचाती है। तो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी इच्छाओं को, ऐसे विम्स को वो ज़्यादा बढ़ने नहीं देती, या बोल सकते हैं ऐसी इच्छाओं को वो प्रबल नहीं होने देती, ताकि संविधान जो बना है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें किसी भी तरीके का बदलाव हो सके। और साथ ही साथ ये ऐसे संविधान में ऐसे कानूनों को बनाया गया है जिससे कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे कोई भी सरकार हो, वो आसानी से इनमें बने हुए कानूनों को हटा नहीं सकता, उनको अलग नहीं कर सकता और अपने मन माफिक कोई नया कानून नहीं ला सकता। तो ये था हमारा Why does a country need a constitution? हमने 2 लेक्चर्स में हमने इस चीज़ को समझने की कोशिश करी कि किसी भी देश को एक संविधान का होना क्यों महत्वपूर्ण है, या कोई भी देश संविधान क्यों जरूरी होता है। अगले लेक्चर हम लोग भारतीय संविधान के की फीचर्स के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।